बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नामक गांव में दो सगी बहनें नीलम और पूनम अपनी सौतेली माँ हेमलता के साथ रहती थीं। नीलम और पूनम के पिता रविंद्र ने हेमलता से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो नीलम और पूनम की अच्छी परवरिश कर सके। लेकिन रविंद्र का वो फैसला गलत साबित होता है क्योंकि हेमलता का पहले से एक बेटा था जिसका नाम विक्रांत था। हेमलता विक्रांत से बहुत प्यार करती थी। हेमलता ने रविंद्र से शादी सिर्फ उसकी दौलत देखकर की थी और अपने बेटे विक्रांत की अच्छी परवरिश करने के लिए की थी। उसको रविंद्र की बेटियों नीलम और पूनम से कोई मतलब नहीं था। हेमलता दोनों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। उन दोनों से घर के काम कराया करती और जरा सी भी गलती होने पर उनकी बहुत पिटाई करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज नीलम और मनहूस करमजली कहाँ मर गई। इस लड़की से कोई भी काम ठीक से नहीं होता। बस पूरा दिन आराम करवा लो महारानी से। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, वो तो इसे दिखाई नहीं देते। नीलम और नीलम की बच्ची कहाँ मर गई, जल्दी बाहर निकल के आ। क्या हुआ माँ, आप क्यों चिल्ला रही हो? अभी मैं बाजार से सामान लेकर आई हूँ। मेरी चप्पल रास्ते में टूट गई, इस वजह से मुझे घर आने में देरी हो गई। माँ मुझे नई चप्पल दिला दो ना। क्यों री मनहूस करमजली, पैसे क्या पेड़ पर लटक रहे हैं जो मैं तुझे तोड़कर नई चप्पल दिला दूं? जैसी भी टूटी फूटी चप्पल हैं उन्हीं से गुजारा कर। अगर नहीं है तो नंगे पैर रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुझे नई चप्पल दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ हेमलता का सगा बेटा विक्रांत वहाँ आ जाता है। मम्मी मम्मी, आपको पता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार घूमने गया था। तभी मैंने वहाँ बहुत अच्छी सेल लगी देखी। वहाँ बहुत सारे शूज़, जैकेट, जीन्स, उन्हें देखकर तो मेरा उन पर मन ही आ गया। सब चीज़ों की बहुत अच्छी सेल लगी है। मम्मी जल्दी से मुझे 15,000 रुपये दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे शहजादे राजकुमार। मेरे बेटे को कोई चीज पसंद आए और उसकी माँ उसे ना दिलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा 15,000 में आएगा ही क्या, मैं तुझे पूरे 30,000 रुपए देती हूँ। ये ले, तुझे जो भी पसंद हो ले लेना बेटा। शूज, जैकेट, जींस, कुछ भी जो तेरा मन करे ले आ। मेरे बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। माँ अभी तो आपके पास मेरी 100 रुपए की चप्पल के लिए भी पैसे नहीं थे और आप अपने बेटे को 15,000 की जगह 30,000 रुपए दे रही हो। माँ पापा को आने दीजिए, मैं उन्हें सब बताऊंगी कि आप मेरे और पूनम के ऊपर कितना अत्याचार करती हो और हमें फटे पुराने कपड़े पहनने को देती हो और पूरे दिन में बस एक टाइम का खाना देती हो। लगता है तू कल की पिटाई भूल गई है। रुक, तुझे तो मैं अभी खुराक देती हूँ। इतना कहकर हेमलता नीलम की बहुत पिटाई करती है। नीलम जोर जोर से चिल्ला रही थी, नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो माँ, प्लीज माँ मुझे छोड़ दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी अब और ना ही पापा को कुछ बताऊंगी। प्लीज माँ मुझे छोड़ दो। और जब हेमलता का पीट पीट कर मन भर जाता है तो वो नीलम को पीटना बंद कर देती है। तभी वहाँ पर नीलम की बहन पूनम आ जाती है और हेमलता से कहती है, अरे माँ आप क्यों बेवजह मुझे और मेरी बहन को मारती रहती हो? प्लीज आप ऐसा मत किया करो। अरे अभी तो सिर्फ मारा ही है। अगर तुम दोनों बहनों ने अपने पापा को कुछ भी बताया तो मैं तुम दोनों बहनों को मार मार कर तुम्हारी खाल खींच लूंगी, समझी तू? और हाँ, तेरी बहन को 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। जब भूखे पेट रहना पड़ेगा तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ी आई अपने पापा को बताने वाली। समझा देना उस करमजली को, अगर आगे से मुझसे जुबान लड़ाई तो मैं तुम दोनों बहनों की जुबान खींच लूंगी। और मैंने तुझे कपड़े धोने का काम दिया था, वो हो गया क्या? या तुझे भी खुराक चाहिए अपनी बहन की तरह? हाँ माँ, मैंने कपड़े धो दिए। देखिए माँ, मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। अरे तो मैं क्या करूँ? तुम दोनों बहनें खाना नहीं खाती क्या? खाना खाओगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? किचन में बर्तन गंदे पड़े हैं, चल जा उन्हें जाकर साफ कर और मेरे लिए गरम गरम कॉफी बनाकर लेकर आ।
बेचारी पूनम के हाथों में छाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो बर्तन साफ करती है और फिर अपनी सौतेली माँ हेमलता के लिए कॉफी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, माँ मैंने सभी काम कर दिए हैं और मेरे खाने का समय भी हो गया है। आप मुझे मेरे एक समय का खाना दे दीजिए और माँ वो नीलम को भी खाना दे दीजिए। उससे गलती हो गई माँ, आगे से वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। मैं उसे समझा दूंगी कि वो आपके सामने जुबान न चलाए और वो अभी बहुत छोटी है माँ, उसे बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। नहीं मम्मी, आप इस नीलम की बच्ची को खाना मत देना। भूखे पेट रहेगी तभी अकल ठिकाने आएगी। सोचो मम्मी सोचो, उस लड़की ने आपको धमकी दी है, हेमलता देवी को धमकी दी है। आप ऐसे कैसे छोड़ सकती हो उसे? हाँ मेरे बेटे, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं उस नमक हराम को खाना नहीं दूंगी। देख पूनम की बच्ची, अगर तुझे अपने हिस्से का खाना लेना है तो ले, वरना तू भी जाकर भूखे पेट सो जा। वैसे भी एक समय का खाना तुम दोनों बहनें नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। पूनम अपने हिस्से का खाना ले आती है। माँ ने तो सिर्फ मेरे ही हिस्से का खाना दिया है, पर नीलम को तो 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। मैं अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकती। ये खाना मैं माँ से छिपकर नीलम को दे आती हूँ। ऐसा सोचकर पूनम अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई से छिपकर अपने हिस्से का खाना वो नीलम के पास ले जाती है और फिर उससे कहती है, छोटी ये ले खा ले, और इस बात की खबर माँ और विक्रांत भाई को नहीं चलनी चाहिए। मगर दीदी आप मुझे अपने हिस्से का खाना मत दीजिए, मैं भूखी रह लूंगी। आप तो पूरे दिन काम करती हो और कल सुबह उठकर फिर से काम में लग जाओगी। इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत तो आपको है, आप इस खाने को खा लीजिए। दोनों बहनें वो खाना एक दूसरे को खिलाना चाहती थी और फिर दोनों बहनें उस खाने को आधा आधा खा लेती हैं और पानी पीकर सो जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलम और पूनम के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार हो रहा था। एक दिन नीलम हेमलता की चूड़ियाँ उसके पास लेकर आ रही थी, लेकिन तभी नीलम का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिस वजह से हेमलता की सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। जब इस बात की खबर हेमलता को लगती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बेचारी नीलम की पूरी तरह पिटाई करती है और गरम प्रेस से नीलम का हाथ जला देती है। फिर उसके बाल खींचकर कहती है, क्यों री मनूस, तुझसे देखकर नहीं चला जाता? तेरी आंखें या बटन? तूने मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड चूड़ियां तोड़ दी। स्पेशली फिरोजाबाद से मंगवाई थी, वहाँ की चूड़ियां बहुत फेमस हैं। मुझे अच्छे से पता है ये सब तूने जानबूझकर किया है, क्योंकि तेरे नसीब में तो ऐसी महंगी चूड़ियां पहनना है ही नहीं, तो तू मेरी चीजों से जलती है, इसलिए तूने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। नहीं माँ, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में भी बहुत जलन हो रही है। आपने छोटी सी गलती के लिए मार मार के मेरी कैसी हालत कर दी है और मेरे हाथ भी जला दिया। प्लीज माँ, आप मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नीलम के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद हेमलता उसे छोड़ देती है और बहुत गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी नीलम पूनम के पास रसोई में आती है और रोते हुए उससे कहती है, दीदी देखिए ना, हमारी किस्मत कितनी खराब है। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई और पिताजी भी हमारे साथ नहीं रहते। हमारी अत्याचारी सौतेली माँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है और देखिए आज तो हद ही पार हो गई। माँ ने मामूली सी कांच की चूड़ियों के टूटने की वजह से मुझे बहुत मारा और मेरा हाथ भी जला दिया। दीदी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब हमारी सौतेली माँ इस पर लगाने के लिए दवाई भी नहीं देगी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा कि मैं मर ही जाऊं। नहीं नहीं छोटी, मरने की बात नहीं करते, मैं इस पर कोलगेट लगा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और दोबारा इसे मरने की बात मत करना।
तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। ऐसा कहकर पूनम की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी बहन के हाथ पर कोलगेट लगा देती है। बेचारी पूनम और नीलम इतना बुरा जीवन जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत एक शहजादे वाली जिंदगी जी रहा था। विक्रांत जब मर्जी तब अपनी माँ से जितनी मर्जी उतने पैसे लेता था, उन्हें पार्टी में अपने दोस्तों के साथ उड़ाता था और तो और कई दिन शॉपिंग भी किया करता था। एक दिन नीलम और पूनम सामान लेने जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही थी। दोनों बहनें मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाती हैं और उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा देती हैं। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुम दोनों ने मेरी मदद की, मगर इतनी गर्मी और कड़कती धूप में तुम दोनों बहनें नंगे पैर क्यों हो? बेटा ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथों में इतना सारा सामान देखकर तो ये नहीं लगता कि तुम दोनों गरीब घर से हो, तुम तो अच्छे घर से लग रही हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों बहनें रोने लगती हैं और अपने ऊपर हो रहे सभी अत्याचारों को बताने लगती हैं। तभी बूढ़ी औरत कहती है, ऐसी दुष्ट अत्याचारी सौतेली माँ किसी को न दे। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी से जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ देती हूँ। मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ, मैं हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की नदी के पास ले जाती है। वहाँ एक तरफ जादुई सोने की चूड़ियों की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की चूड़ियों की नदी बह रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, पूनम बेटी, तुम जादुई चांदी की चूड़ियां पहन लो। इन्हें पहनकर तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, ये चूड़ियां अपने आप सारा काम कर देंगी। और नीलम बेटी, तुम जादुई सोने की चूड़ियां पहन लो, इनसे तुम्हारे हाथ के जख्म ठीक हो जाएंगे और तुम जादुई सोने की चूड़ियों से जो भी खाने पीने के लिए मांगोगी वो सारी चीजें ये चूड़ियां तुम्हें दे देंगी। पूनम और नीलम जादुई चूड़ियां अपने हाथों में ले लेती हैं। अरे वाह आंटी जी, ये जादुई नदी की सोने और चांदी की चूड़ियाँ तो बहुत ही कमाल हैं और सुंदर भी। ये देखिए, जादुई सोने की चूड़ियाँ पहनते ही मेरे जख्म ठीक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर चली जाती हैं। पूनम और नीलम जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की वजह से अपनी सौतेली माँ और सौतेली भाई के अत्याचार से बच रही थीं। हेमलता पूनम को कितना भी काम क्यों न देती, वो जादुई चांदी की चूड़ियों की मदद से चुटकियों में सारा काम कर देती। हेमलता दोनों बहनों को रूखी रोटी देती, लेकिन दोनों बहनें उस रूखी रोटी को नहीं बल्कि जादुई सोने की चूड़ियों की वजह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती। लेकिन वो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के बारे में अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई को पता नहीं लगने देती। विक्रांत को ये बात पच नहीं रही थी। तभी वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, मम्मी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ दोनों मनहूस बहनें बहुत खुश रहती हैं। हम दोनों बहनों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं और आपने कल नीलम की इतनी बुरी तरह पिटाई की थी, लेकिन उसके शरीर पर तो एक भी निशान नहीं है और वो तो ऐसे हंस रही थी जैसे उसे पिटाई का कोई असर ही न हो। पहले तो एक थप्पड़ मारने पर कितना ज्यादा चीखती थी। हाँ मेरी बेटी, तुम सही कह रही हो, दाल में कुछ तो काला है, ये पता लगाना पड़ेगा। इस तरह दोनों माँ बेटे नीलम और पूनम पर नजर रखने लगते हैं। एक दिन नीलम अपनी जादुई सोने की चूड़ियों से कुछ मांग रही थी। हे जादुई सोने की चूड़ियाँ, बहुत तेज भूख लगी है, हमारे लिए स्वादिष्ट खाना आ जाए। उसके इतना कहते ही वहाँ पर तुरंत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये सब देखकर हेमलता और विक्रांत हैरान रह जाते हैं और उन दोनों बहनों के पास जाकर हेमलता कहती है,
अच्छा, तो महारानियों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां हैं और इन दोनों ने हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। अभी बताती हूँ। क्यूरी करमजली जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अगर तुम दोनों के पास जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां थी तो तुम दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी, आप ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियाँ इनसे छीन लो। कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं ये। मम्मी, आपके हाथों में कितनी अच्छी लगेंगी ये चूड़ियाँ। तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? विक्रांत बेटे ने ये जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां मुझे देने को कहा है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी और तुम अच्छी तरह जानती हो जो मैं कहती हूँ उसे करती हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये जादुई चूड़ियां मुझे दे दो। जैसे ही हेमलता दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी देती है, वो दोनों बहनें डर जाती हैं और अपनी जादुई सोने चांदी की चूड़ियां हेमलता को दे देती हैं। जैसे ही हेमलता वो चूड़ियां अपने हाथ में लेती है तो उसके हाथों में आग लग जाती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और तभी जादुई चांदी की चूड़ियों से आवाज आती है, हेमलता, ये तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर पूनम और नीलम के ऊपर जो अत्याचार किया है ये उसकी सजा है। अब पता चला जब हाथ जलता है तो कितना दर्द होता है और तुमने तो जानबूझकर बेचारियों के ऊपर कितने अत्याचार किए हैं। जादुई सोने चांदी की चूड़ियाँ, माँ को बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके उन्हें माफ कर दीजिए। पूनम के इतना कहते ही विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूनम और नीलम से माफी मांगता है। इसलिए जादुई सोने और चांदी की चूड़ियां हेमलता को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। तुम दोनों बहनें कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितने अत्याचार किए, फिर भी तुमने मुझे जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों के कहर से बचा लिया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हें सगी माँ की तरह प्यार करूंगी और अब से तुम दोनों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज से मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आ जाओ मेरी बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। इस तरह हेमलता पूनम और नीलम के अच्छे स्वभाव की वजह से उन्हें अपना लेती है और उन्हें सगी माँ जैसा प्यार देती है। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ और सौतेली भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।